नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज एक बार फिर बात करेंगे गोरखालैंड की मदन तमांग हत्या केस में सीबीआई ने सेशन जज के फैसले को चुनौती दी है कलकत्ता हाई कोर्ट में। यह अपील सीबीआई ने लगभग 4 वर्ष के बाद दायर की है। मदन तमांग हत्या केस में, जिसमें मुख्य साजिशकर्ता के रूप में बिमल गुरुंग आरोपी थे, को 4 साल पहले कलकत्ता की सेशन जज की कोर्ट ने बरी कर दिया था। उसके खिलाफ अपील तभी हो जानी थी, परंतु किसी राजनीतिक कारणों से उनकी अपील अब दायर हुई है कलकत्ता हाई कोर्ट में। गौरतलब है कि भारती तमांग, जो कि मदन तमांग की पत्नी हैं, उन्होंने भी एक याचिका कलकत्ता हाई कोर्ट में दायर कर रखी है। अब इन दोनों मामलों की सुनवाई एक साथ की जाएगी। 21 मई 2010 को मदन तमांग की हत्या कर दी गई थी। दिन में होने वाली एक सभा की तैयारियों का जायजा ले रहे थे मदन तमांग। दार्जिलिंग के प्लांटर्स क्लब के पास ये सभा होनी थी, वहीं वो उस सभा की तैयारियों का जायजा ले रहे थे। तभी करीब 150 हथियारबंद लोग उन पर हमला करते हैं। सभा स्थल की कुर्सियां, टेंट और वो सारे स्टेजेस तोड़ दिए जाते हैं। वहाँ पे काम कर रहे लोगों को मारा जाता है। मदन तमांग को 3 लोग घेर लेते हैं और ताबड़तोड़ खुखरी से उन पर वार करते हैं। इन चोटों के कारण मदन तमांग की मृत्यु हो जाती है और यह हुआ था सब दिन के 9:20 से 9:30 के बीच में। तो आप ये जानें कि 9:30 बजे के आसपास दिन दहाड़े मदन तमांग जैसे बड़े नेता की हत्या कर दी जाती है। मदन तमांग की हत्या की जांच प्रथमतः सीआईडी कर रही थी। सीआईडी ने इसमें 30 लोगों को आरोपी बनाया, जिसमें उन्होंने मुख्य आरोपी बनाया था गोरखा जनमुक्ति पार्टी के संस्थापक और बड़े नेता बिमल गुरुंग को मुख्य साजिशकर्ता के रूप में बताया गया था। यह बताया गया था कि हत्या के कुछ दिनों पहले बिमल गुरुंग ने एक गोपनीय बैठक की थी, जिसमें मदन तमांग के हत्या का प्लान बनाया गया था और उसी प्लान को बाद में इस दिन अंजाम दे दिया गया, जिसमें मदन तमांग की मृत्यु हो गई, मदन तमांग का देवभाषण हो गया। बाद में यह जांच सीबीआई को सौंप दी गई। बाद में इस बात के लिए मांग की गई, इस बात के लिए आंदोलन हुए कि सीआईडी अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर रही है और इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। तब राज्य सरकार ने इसकी जांच सीबीआई को सुपुर्द कर दी थी। उसके बाद सीबीआई ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में बिमल गुरुंग के अलावा उनकी पत्नी आशा गुरुंग, दीपक मलय, अन्य कई ऐसे नेता हैं जिनके आप जानते होंगे, जिनका नाम, उन सबको इसमें इम्प्लिकेट किया था, उन सबको इसमें हत्या का आरोपी बनाया था, हत्या के साजिश का आरोपी बनाया था। बाद में कलकत्ता सेशन जज में जिस कोर्ट में इनकी इस हत्या का मुकदमा चल रहा था, उन्होंने अक्टूबर 2016 में सबूतों के अभाव में बिमल गुरुंग को बरी कर दिया था। उसी को आज 4 दिन पहले सीबीआई ने चैलेंज किया है कलकत्ता हाई कोर्ट में। सीबीआई का कहना है कि उनके पास पर्याप्त आधार हैं जिन पर बिमल गुरुंग को सजा हो सकती है। मदन तमांग की हत्या मेरे नज़र में गोरखालैंड के बरसों पुरानी मांग और उसको लेकर हुए आंदोलन के बीच का सबसे काला अध्याय है। मदन तमांग की हत्या से न सिर्फ गोरखालैंड की पार्टियों के बीच का अंतर्कलह सामने आ गया, बल्कि मदन तमांग की हत्या के बाद बिमल गुरुंग एकमात्र नेता बनकर रह गए पूरे पहाड़ में। पहले उन्होंने सुभाष घी सिंह का विरोध करके उन्हें वहाँ से हटा दिया और बाद में मदन तमांग की हत्या करके एक छत्र नेता बन गए, एक छत्र बन गए। मदन तमांग की लोकप्रियता बहुत बड़ी थी। अखिल भारतीय गोरखा लीग के नेता मदन तमांग की उस समय जो व्यक्तित्व था और उनकी जो लोकप्रियता थी, वो बिमल गुरुंग से कहीं ज़्यादा थी। बिमल गुरुंग की महत्वाकांक्षा कि वो पूरे गोरखा प्रदेश के एकमात्र नेता बन के रह जाए, इस महत्वाकांक्षा ने गोरखालैंड आंदोलन की मांग, गोरखालैंड मांग को लेकर जो आंदोलन हो रहे हैं आज तक, उनको कहीं पीछे कर दिया। मदन तमांग की हत्या के कारण ही मुझे आज लगता है कि गोरखाओं की ये बहुत पुरानी मांग को तब जब तक पूरा हो जाना चाहिए था, इस पर अब कुछ खास ध्यान नहीं दिया जाता है। डीजीएचसी और उसके बाद से जीटीए के भ्रष्टाचार में लिप्त ये सारे नेतागण सिर्फ अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए हैं। इन्हें गोरखा लोगों की भावना से कोई लेना देना नहीं है। गोरखालैंड सीरीज पे मैंने कई वीडियोस बनाए हैं, आप मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। पहले सुभाष घी सिंह को डीजीएचसी और फिर पहाड़ से बाहर कर देना और फिर अखिल भारतीय गोरखा लीग के बड़े नेता मदन तमांग की हत्या कर बिमल गुरुंग एकमात्र नेता बन जाते हैं पूरे पहाड़ों में, और उसके बाद वो गोरखालैंड को लेकर कोई आंदोलन, कोई एजुटेशन कुछ नहीं करते। वो सिर्फ धरने और प्रदर्शन सिर्फ दिखावे के करते हैं। इन सब का मेन मकसद था कि डीजीएचसी और बाद में बनी जीटीए की सत्ताओं पर कैसे
पहुंचा जाए, उस पर कैसे कब्जा जमाया जाए, कैसे अपने लोगों को फिट किया जाए, कैसे अपने लोगों को लाभ पहुंचाया जाए। इन सब कृत्यों के चलते गोरखालैंड की बरसों पुरानी मांग को बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है और इसका टर्निंग पॉइंट था मदन तमांग की हत्या। जिस दिन मदन तमांग की हत्या हो गई, पूरे भारतवर्ष में गोरखा लोगों के प्रति जो सिंपैथी थी गोरखालैंड को लेकर, वह लगभग समाप्त हो गई और इस आंदोलन पर नज़र रखने वालों को यह बात समझ में आ गया कि ये आंदोलन अब सत्ता के मलाई चाटने की लड़ाई भर रह चुकी है। विमल गुरुंग 2017 में फरार हो गए थे 2017 के आंदोलन के बाद, और उनको वेस्ट बंगाल की पुलिस पकड़ नहीं पाई थी। 2020 में अचानक प्रकट होते हैं और ममता बनर्जी को अपने समर्थन का दावा करते हैं। उनके समर्थन से ममता जीतती हो या न जीतती हो, परंतु उनके यह कह देने मात्र से यह निश्चित था कि वो ममता बनर्जी के गुड बुक में वापस आना चाहते थे। और ममता बनर्जी ने पहले ही कह दिया है कि पश्चिम बंगाल का एक और विभाजन नहीं हो सकता। तो ममता बनर्जी के साथ आकर विमल गुरुंग ने गोरखालैंड की बरसों पुरानी मांग को अब बीते युग की बात बता दी है। और अब मुझे ये नहीं लगता कि भविष्य में ऐसा कोई आंदोलन विमल गुरुंग करने वाले हैं जिसमें वो गोरखालैंड की मांग को आगे रखेंगे। व्यक्तिगत स्वार्थ और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में कोई व्यक्ति इतना गिर सकता है कि वह जिस कारण से बड़ा बना है उस कारण को ही छोड़ देता है और वो ये समझ जाता है कि मैं ही सब कुछ हो गया। इसका ताज़ा उदाहरण आप विमल गुरुंग के रूप में देख सकते हैं। मेरे नज़र में गोरखा प्रदेश में मदन तमांग की हत्या और उसके बाद का जो गोरखालैंड एजिटेशन, सो कॉल्ड एजिटेशन रहा 2017 का, और उसके बाद विमल गुरुंग आप भाग जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं, ये कुछ नहीं था। ये सिर्फ डीजीएससी और जीटीए की सत्ता के लिए चल रही लड़ाइयों का सिलसिला ही है। गोरखालैंड की मांग को लेकर जो आंदोलन है और गोरखा प्रदेश के में रहने वाले गोरखा लोगों की जो हृदय की भावना है, उसको ये नेता बहुत पीछे पहले ही छोड़ चुके हैं। तो ये अपडेट था कि सीबीआई ने इस केस में अपील तो कर दी है, भले ही 4 साल बाद की है। आशा करते हैं कि हाई कोर्ट फैक्ट्स को ठीक से अप्रिशिएट करेगी। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।